आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने 1.37 तक पढ़ लिया है। ये MDC माइनर सब्जेक्ट साइकोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं। विकासवादी परिप्रेक्ष्य, अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला व्यवहार। विकासवादी परिप्रेक्ष्य चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से उभरा, जो विभिन्न प्रजातियों में जीन के अस्तित्व और प्रसार के लिए प्राकृतिक चयन के आधार के रूप में पर्यावरण के अनुकूलन को संदर्भित करता है। हम लोग को पता है कि जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य था, जो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का एक सिद्धांत जो उभारा था कि प्रजातियों में जीन और अस्तित्व के लिए प्राकृतिक चयन, मतलब कि जो भी जो नेचर का क्लाइमेट है उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, उसमें अच्छे से रह पाएगा, वही जो है अपना जो जनरेशन को कंटिन्यू कर पाएगा। तो इसे हम लोग मानव व्यवहार पर भी लागू कर सकते हैं। जो व्यवहार हमारे जीवन में रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है, वो भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रकार उनका क्या होगा कि अस्तित्व सुनिश्चित हो जाएगा इत्यादि। बुश 2005 में, ठीक है ना। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको उदाहरण, शिकारी और संग्रहणकर्ता समाज में, देखो जैसे कि शिकारी और संग्रहणकर्ता थे समाज के काले में, जो लोग अकेले अंधेरे में अपरिचित स्थानों में घूमने से बचते थे, वे जीवित रहते थे, क्योंकि वो काले अंधेरे में जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, शेर जिंदा ये सब खा जाएगा। तो वही अंधेरे का डर उनकी संतानों में पारित हो जाता था, और वही जो अंधेरे का डर था उनकी संतानों में भी पारित हो जाता था। तो हम लोग आज भी हम लोग अंधेरे से डरते हैं ना, जिससे हम आज तक अंधेरे से डरते हैं। भोजन के बारे में भी यही तर्क दिया जा सकता है। हम कड़वे पौधे और भोजन खाने से बचते हैं क्योंकि वे जहरीले हो सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गलती से जहरीला भोजन खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरी तरफ जो लोग ऐसे भोजन से परहेज करते थे, वे जीवित रहे और इस प्राथमिकता को अपने जीने के माध्यम से अपनी संतानों में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य दैनिक जीवन के व्यवहारों को उनके अस्तित्व मूल के संदर्भ में देखता है। हम क्यों रोते हैं, क्यों गाते हैं, क्यों नृत्य करते हैं, क्यों जश्न मनाते हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर है कि ये सभी व्यवहार व्यक्तियों के बीच मजबूत बंधन बनाने में सहायता करते हैं और इस प्रकार एक समूह के रूप में उनके जीवित रहने की संभावना में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, बिल्कुल नीरस है, ना गाता है, ना कुछ नृत्य सुनता है, ना जश्न मनाता है, तो उसकी ज़िंदगी कितनी बेरंग होगी। ना वो किसी से मिलेगा, ना कुछ, तो ना ही बॉन्डिंग बना पाएगा लोगों से, और उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल मतलब निराश टाइप की हो जाएगी, और इस तरीके से उसको जीने की बहुत सारी उम्मीद मिलती है। अब हम लोग का पॉइंट है 139, भारतीय परिप्रेक्ष्य परलौकिक स्व की खोज। भारतीय परिप्रेक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा और ज्ञान पर आधारित है। जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें कितने हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा और ज्ञान पर आधारित है। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहले वैशाली गणतंत्र राज्य, और अनेक तरह की ज्ञान की जो भावनाएं यहाँ मौजूद है, और व्यक्ति स्वयं की आंतरिक दुनिया से संबंधित है। हर एक की अपनी मन की एक आंतरिक दुनिया होती है। यह ब्रह्मांड के साथ कल्याण और ऐक्य पाने के लिए भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्व के दो भाग होते हैं, एक प्रगट स्व या बाहरी रूप, एक सच्चा स्व या परलौकिक स्व। एक बाहरी रूप होता है, एक परलौकिक स्व होता है। अहंकार व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो व्यक्ति को उसके वास्तविकता रूप को समझने से दूर कर देता है। इसलिए अहंकार को एक बाधा माना जाता है। इससे निपटना और नियंत्रित करना आवश्यक है। इसलिए इसका लक्ष्य अपने सच्चे स्व को अपने अस्तित्व के केंद्र में रखना है, जिसे योग और ध्यान के लिए जरिए प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि और सब लोग अभी बोलते हैं ना, मेडिटेशन करने के लिए, ताकि आप अपने अहंकार से दूर रहें, क्योंकि ये अहंकार और स्व की जो भावना होती है वो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा का अंतर होता है। कैसे वो अहंकार में बदल जाता है वो पता नहीं चलता, और वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। योग का अर्थ है मिलन, या सच्चे स्व या ब्रह्म, सच्ची वास्तविकता के साथ जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है कि मिलना। हम लोग सच्चे जो ब्रह्म है, सच्ची वास्तविकता है, उसके साथ जुड़ते हैं। जैसा कि पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है कि यह मन की गतिविधियों का दमन है, मन की गतिविधियों का दमन है। श्रीमद् भागवत गीता, भगवान के गीत में योग पर व्यापक चर्चा शामिल है। ठीक है ना। इसे शांति और संयम की स्थिति और एक कौशल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो व्यक्ति को पीड़ा और नुकसान से बचने में सहायता करता है। श्रीमद् भागवत गीता में 3 अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताया गया है। पहला है कर्म योग। यह कर्म योग है जिसमें किसी लगाव और कार्य के बदले मिलने वाले पुरस्कार की इच्छा के बिना अपने कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कर्म योग क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना
करना है, उसका जो भी फल है उससे हमें कोई लगाव नहीं करना है, कोई पुरस्कार की इच्छा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। और दूसरा है भक्ति योग। यह भक्ति का योग है जो ईश्वर के प्रति किसी भी व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक भक्त के देवता या देवी अलग अलग हो सकते हैं। भक्ति योग है कि कोई दूसरे ईश्वर में भक्ति प्रेत को, जैसे कि कोई राम जी के प्रति भक्ति है, कोई कृष्ण के प्रति भक्ति है। यह भक्ति का योग है जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक भक्त के देवता या देवी अलग अलग हो सकते हैं। ज्ञान योग, यह ज्ञान की खोज है। इसमें अस्तित्व संबंधी प्रश्नों के उत्तर खोजना शामिल है, जैसे कि मैं कौन हूँ, हम यहाँ क्यों हैं और जीवन का अर्थ क्या है। जिस योग के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं वह है हठ योग। इसमें 84 मुद्राएं या आसन शामिल है। पतंजलि के योग सूत्र में इन सभी तकनीकों का उल्लेख किया गया है। ये पतंजलि आप लोग बाबा रामदेव वाले मत समझिएगा, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पतंजलि सूत्र किताब लिखा हुआ है, तो उन्हीं के हिसाब से वो योग ये सब तो पढ़ते होंगे, तो उनको पतंजलि नाम अच्छा लगा तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रख दिया। ये नहीं कि उनका पतंजलि का हम लोग बात करें, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। अभी आप लोगों ने मेडिटेशन तो बहुत सुना होगा, ब्रेन की पावर बढ़ानी है तो मेडिटेशन करो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेडिटेशन का। तो ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने मन को किसी विशेष बिंदु, वस्तु या विचार पर केंद्रित करता है। इसी तकनीक के माध्यम से हम अपने ध्यान और जागरूकता को प्रशिक्षित करते हैं और शांति और भावनात्मक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करते हैं। ध्यान व्यक्ति के दिमाग को स्वैच्छिक नियंत्रण में लाने में सहायता करता है। वाल्स और शापिरो 2006 में उन्होंने इस बात को कहा था। ध्यान करने की विभिन्न तकनीकें हैं। सबसे प्रभावी और व्यापक रूप से ज्ञात तकनीकों में से एक है भावातीत ध्यान। इस तकनीक को 1950 के दशक में महर्षि महेश योगी द्वारा दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया गया था। इससे अपनी आंखें बंद करना और एक मंत्र का उपयोग शामिल है, जिसे प्रतिदिन 2 बार 20 से 30 मिनट तक दोहराया जाता है। आंखें बंद करके किसी भी मंत्र का उच्चारण करना, और इसे आप प्रतिदिन 2 बार मतलब 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। यानी कि 1 घंटा आप मतलब मेडिटेशन को 40 मिनट अपने हिसाब से 10-15 मिनट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अपने चैप्टर्स तो बहुत हमने आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो पाठ में कुछ निहित प्रश्न है, तो इसका आप लोग जरूर जवाब दीजिए। मनोविज्ञानी में किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? जो मनोविज्ञान है उसमें किस परिप्रेक्ष्य को तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है? आपने चैप्टर पढ़ा तो आंसर जरूर दीजिए। कौन सा परिप्रेक्ष्य पर्यावरणीय उत्तेजनाओं पर केंद्रित है? प्रत्यारवाद की स्थापना के द्वारा किसके द्वारा की गई है? ठीक है ना। कौन सा परिप्रेक्ष्य समस्या के समाधान तर्क बुद्धि को समझने पर केंद्रित है? मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, अब वो चैप्टर खत्म, हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं। मनोविज्ञान को मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक विषय के रूप में मनोविज्ञान के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य है मानव के साथ साथ जानवरों के व्यवहार को समझना। इसका लक्ष्य है विवरण, स्पष्टीकरण, पूर्वानुमान और नियंत्रण। मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा और समाजशास्त्र जैसे अन्य विषयों के साथ परस्पर अतिक्रमित होता है। विलियम वुड्स को मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है और विलियम जेम्स 1842 से 1910 प्रत्यारवाद के संस्थापक थे। फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार का मूल कारण अचेतन मन की गहराई में छिपा होता है। व्यवहारवाद परिप्रेक्ष्य पर्यावरण की भूमिका और इसके द्वारा मानव और पशु के आकार देने पर केंद्रित है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को दूसरी शक्ति कहा जाता है। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में अधिगम, स्मृति, तर्क और समस्या समाधान पर केंद्रित है। गेस्टासल मनोविज्ञान में गेस्टासल का अर्थ है संपूर्ण। यह दृष्टिकोण अनुभवों को अलग अलग तत्वों से निर्मित नहीं मानता, बल्कि उसे संपूर्ण या बड़ी तस्वीर बनाने वाले तत्वों के संगठन के रूप में दिखता है। मनोविज्ञान में मनोचिकित्सक दृष्टिकोण विकसित किया गया, जिसे ग्राहक केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, अब्राहम मास्लो 1902 से 1970 ने आत्मबोध की एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी। विकासवादी परिप्रेक्ष्य
दैनंदिन व्यवहारों को उनके अस्तित्व मूल्य के संदर्भ में देखता है। योग का अर्थ है मिलन, सच्चे स्व ब्रह्म, सच्ची वास्तविकता के साथ जुड़ना। भगवत गीता के योग में 3 अलग अलग प्रकार के कर्म, भक्ति, ज्ञान योग बताए गए हैं। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति अपने मन को किसी विशेष वस्तु या विचार पर केंद्रित करता है। इस तकनीक के माध्यम से हम अपने ध्यान और जागरूकता को प्रशिक्षित करते हैं और शांत और भावनात्मक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसके जो भी है शब्दावली देख लीजिए कौन कौन से है। तो शास्त्रीय अनुकूलन, इसका क्या मतलब होता है? ये एक अधिगम का रूप है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्तेजनाओं के बीच एक जुड़ाव या जोड़ी बनती है। ग्राहक केंद्रित क्या है कि एक मनोचिकित्सक दृष्टिकोण है जिसमें कि ग्राहक होता है वो जानता है कि किस चर्चा में बात करनी है। रक्षा तंत्र, ये मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग चिंता और दर्दनाक अनुभवों के डर से निपटने के लिए किया। जैसे कि किसी को नहीं शौक लग जाता है तो उसको निपटने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको यूज़ करते हैं। मुक्त संगति, यह मनोविश्लेषण के उपयोग में की जाने वाली एक तकनीक है जिसमें रोगियों को उनके मन में जो भी आता है उसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। गेस्टलास, या अलग अलग तत्वों के संपूर्ण या संगठन को संदर्भित करता है। संचालक अनुकूलन, यह अधिकतम का रूप है जिसके द्वारा परिणामों को संशोधित कर व्यवहार को अनुकूलित किया जाता है। आत्म साक्षात्कार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी वास्तविकता क्षमता को पूरी तरह साकार करना, यह अंतर्निहित हो सकता है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यह मन का वह भाग है जो मुख्य रूप से पार्श्विक, यौन और आक्रामक इच्छाओं से भरा हुआ होता है। अब कुछ पार्ट में आपको निहित प्रश्न, आपने चैप्टर तो पढ़ लिए, तो कुछ क्वेश्चन है, इनको आप जरूर सॉल्व करके हमारे पास भेजिए और जो नहीं आता है उसको पूछिए। मानवतावादी, व्यवहारवादी, विलियम जेम्स, संज्ञानात्मक और विलियम वुड्स, अब्राहम मास्लो, इन सबको जरूर सॉल्व करें। स्व मूल्यांकन, खुद से कुछ करने वाले प्रश्न भी हैं कि मनोविज्ञान को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र पर चर्चा करें। मनोविज्ञान के विभिन्न लक्ष्य क्या है, मनोविज्ञान में विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, मनोविज्ञान में भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है। और अगर आप कुछ और भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये सब पढ़ सकते हैं। अनुशासित अध्ययन, ये सब किताबों के नाम हैं। और तो देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।